नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के सोर्सेस पार्ट 2 में ऐतिहासिक और समसामयिक ग्रंथों के बारे में, विदेशी यात्रियों के विवरण और पुरातात्विक साक्ष्य। ऐतिहासिक और समसामयिक ग्रंथ, जिन्हें अर्ध ऐतिहासिक और लौकिक साहित्य भी कहते हैं, इसमें हैं अर्थशास्त्र। संभवतः ये भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ है जिसकी रचना कौटिल्य ने की है। कौटिल्य को चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। ये सुप्रसिद्ध राजनीतिज्ञ और चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। मौर्यकालीन इतिहास और प्राचीन भारतीय राजतंत्र तथा अर्थव्यवस्था की जानकारी हमें अर्थशास्त्र से मिलती है। यह एक महत्वपूर्ण विधि ग्रंथ है और ये 15 अधिकरणों यानी खंडों में विभाजित है। मुद्रा राक्षस, इसकी रचना की है विशाखदत्त ने। 4वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 5वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के समय की है। इसमें उनके गुरु चाणक्य के विषय की जानकारी मिलती है। नंद वंश के पतन और मौर्य वंश की स्थापना की जानकारी भी हमें मुद्रा राक्षस से मिलती है। कुछ व्याकरण ग्रंथ हैं, उनमें अष्टाध्यायी, जिसकी रचना पाणिनि ने की है, और महाभाष्य, जिसकी रचना पतंजलि ने की है। इन ग्रंथों में कहीं कहीं राजा महाराजाओं और जनतंत्रों के घटना चक्र की जानकारी हमें मिलती है। मालविका अग्निमित्रम, इसकी रचना कालिदास ने की है। 4वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 5वीं शताब्दी के पूर्वार्ध की जानकारी जो मिलती है हमें इसमें मिलती है मालविका अग्निमित्रम में। ये संस्कृत ग्रंथ है। इसमें पुष्यमित्र शुंग और उसके पुत्र अग्निमित्र के समय की राजनीतिक घटनाक्रम की जानकारी मिलती है तथा शुंग और यवन संघर्ष का उल्लेख भी हमें मालविका अग्निमित्रम से मिलता है, जिसकी रचना कालिदास ने की है। हर्षचरित, इसके रचनाकार हैं राजकवि बाणभट्ट और 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में इसकी रचना की गई है। हर्ष के जीवन और हर्ष के समय के भारत कैसा था, भारत की स्थिति कैसी थी, उसकी जानकारी हमें हर्षचरित से मिलती है, जिसकी रचना बाणभट्ट ने की है। नीतिशास्त्र, इसकी रचना कामातक द्वारा की गई 7वीं-8वीं शताब्दी में। उस समय के आचार और व्यवहार के विषय की जानकारी हमें नीतिशास्त्र से मिलती है। स्वप्न वासव दत्तम, 6वीं शताब्दी में महाकवि भास के द्वारा इसकी रचना की गई। इसमें वत्सराज उदयन और चंड प्रद्योत के संबंधों का उल्लेख मिलता है। मृच्छकटिकम, इसकी रचना की है शूद्रक ने। इसमें गुप्तकालीन सांस्कृतिक इतिहास की जानकारी हमें मिलती है। नव सहसांक चरित, 11वीं सदी में इसकी रचना की थी पद्मगुप्त परिमल द्वारा। इसमें परमार वंश की जानकारी मिलती है तथा सिंधुराज नव सहसांक के इतिहास की जानकारी हमें नव सहसांक चरित से मिलती है। इसे संस्कृत साहित्य का प्रथम ऐतिहासिक महाकाव्य कहा गया है। राजतरंगिणी, इसकी रचना कल्हण द्वारा 12वीं शताब्दी में, और इसमें कश्मीर के संपूर्ण इतिहास की जानकारी मिलती है। तो कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी से हमें कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलती है। प्रबंध चिंतामणि, 1305 ईस्वी में इसकी रचना आचार्य मेरुतुंग ने की थी और जैन साहित्य का ये महत्वपूर्ण ग्रंथ है। रसमाला, इसकी रचना सोमेश्वर द्वारा की गई। कीर्ति कौमुदी, सोमेश्वर द्वारा ही इसकी रचना की गई थी। प्रबंध कोश, राजशेखर ने इसकी रचना की। इन चारों ग्रंथों से हमें गुजरात के चालुक्य वंश का इतिहास और संस्कृति की जानकारी मिलती है। कथा सरित सागर, सोमदेव ने इसकी रचना की, और वृत्त कथा मंजरी, क्षेमेंद्र ने इसकी रचना करी। और इन दोनों ही ग्रंथों से हमें मौर्य काल की कुछ घटनाओं की जानकारी मिलती है। गार्गी संहिता, ये एक ज्योतिष ग्रंथ है। इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का भी उल्लेख गार्गी संहिता से हमें मिलता है। संगम साहित्य, दक्षिण भारत का जो प्रारंभिक इतिहास है उसकी जानकारी हमें संगम साहित्य से मिलती है। चचनामा, ये 13वीं शताब्दी में अरब लोगों ने अरबी में सिंध का इतिहास लिखा, जिसका फारसी अनुवाद चचनामा पुस्तक में उपलब्ध है। विदेशी यात्रियों का विवरण। विदेशी यात्री का विवरण हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला यूनानी रोमन लेखक, दूसरा चीनी लेखक और तीसरा अरबी लेखक।
तो पहले हम यूनानी रोमन लेखक के बारे में पढ़ेंगे। यूनान के प्राचीन लेखकों में टेसियस, जो ईरान का राजवैद्य था, तथा हेरोडोटस, जिसे इतिहास का पिता भी कहा जाता है। इसने हिस्टोरिका 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व नामक ये इस पुस्तक की रचना की थी, हिस्टोरिका की, जिसमें भारत और फारस के संबंधों का वर्णन मिलता है। सिकंदर के समकालीन लेखक थे नियार्कस, आनेसिक्रिटस और एरिस्टोबुलस। सिकंदर के बाद के लेखकों में 3 राजदूत यूनानी शासकों द्वारा मौर्य दरबार में भेजे गए थे, जो इस प्रकार हैं। पहला मेगास्थनीज, इसकी रचना है इंडिका। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये 14 साल तक रहा था और यूनानी नरेश सेल्यूकस निकेटर का ये राजदूत था। इंडिका में मौर्य युगीन समाज और संस्कृति का विवरण मिलता है। तो मौर्य युग को जानना है और मौर्य काल के राजाओं के बारे में जानना है, समाज और संस्कृति के बारे में जानना है, तो मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई इंडिका का अध्ययन करना होगा। डायमेकस बिंदुसार के दरबार में सीरियन नरेश अंत्योकस का ये राजदूत था और डायोनीसियस अशोक के दरबार में मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस का ये राजदूत था। टॉलमी ने ज्योग्राफी लिखा यूनानी भाषा में, जिससे भी प्राचीन भारत का इतिहास जानने को मिलता है। एक अज्ञात लेखक हैं जिन्होंने लिखा पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, ये यूनानी भाषा में लिखा हुआ है और इसकी रचना 80 से 115 ईस्वी के बीच में की गई। इसमें भारतीय बंदरगाहों और व्यापारिक वस्तुओं का वर्णन मिलता है। प्लिनी, इन्होंने नेचुरल हिस्टोरिका लिखी, लैटिन भाषा में है और प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में लिखी गई। इससे भारतीय पशुओं, पौधों और खनिज पदार्थ की जानकारी प्लिनी की नेचुरल हिस्टोरिका से मिलती है और भारत और इटली के बीच होने वाले व्यापार की जानकारी भी हमें नेचुरल हिस्टोरिका से मिलती है। चीनी यात्रियों के विवरण। चीनी यात्री जो थे वो बौद्ध मतानुयायी थे और इन यात्रियों में सबसे महत्वपूर्ण फाहियान, वेंगसांग, युआनचांग और इत्सिंग थे। फाहियान 5वीं शताब्दी के प्रारंभ में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय कि ये आए थे और उस समय की इनके जो ग्रंथ में उस समय की तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्थिति की जानकारी मिलती है फाहियान के वर्णन से और ये भारत में 14 साल तक रहे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय आए थे गुप्त काल में और वेंगसांग 7वीं शताब्दी में हर्ष के शासनकाल में आए थे और भारत में 16 साल तक रहे और उसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया और भारत यात्रा का जो वृत्तांत लिखा वो सीयूकी के नाम से लिखा, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। फाहियान और वेंगसांग दोनों बौद्ध थे और बौद्ध तीर्थों का दर्शन करने तथा बौद्ध धर्म का अध्ययन करने ये भारत आए थे। तीसरे इत्सिंग 7वीं शताब्दी के अंत में ये भारत आए और बहुत समय तक विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय में रहे और उसने बौद्ध शिक्षा संस्थाओं और भारतीयों की वेशभूषा, खान-पान आदि के बारे में लिखा है। मातवालिन, हर्ष के पूर्वी अभियान की जानकारी हमें मातवालिन के वर्णन से मिलती है। चाओजुकुआ, ये चोलकालीन इतिहास की जानकारी हमें इनके विवरण से मिलती है। अरबी यात्रियों का विवरण। अरबी यात्रियों और लेखकों के विवरण से हमें पूर्व मध्यकालीन भारत के समाज और संस्कृति की जानकारी मिलती है। उसमें है अल बरूनी, 11वीं शताब्दी में महमूद गजनबी के साथ ये भारत आया और इसने एक ग्रंथ लिखा तहकीक हिंद, जिसे किताबुल हिंद भी कहते हैं। उसमें राजपूतकालीन समाज, धर्म और रीति रिवाज की जानकारी मिलती है। महमूद गजनबी ने और इन्हें राज ज्योतिषी का पद दिया और अल बरूनी जो थे वो ज्योतिष, गणित, विज्ञान, अरबी, फारसी और संस्कृत का अच्छा ज्ञाता था। वो भगवत गीता से विशेष रूप से प्रभावित था। सुलेमान, एक और अरबी यात्री, ये 9वीं शताब्दी में भारत आया और इसने पाल और प्रतिहार शासकों के तत्कालीन आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक दशा का वर्णन किया।
अल मसूदी ये बगदाद यात्री 10वीं शताब्दी में भारत आया और इसने राष्ट्रकूट और प्रतिहार शासकों के विषय में वर्णन किया। फारसी लेखकों का भी विवरण मिलता है शाहनामा ग्रंथ में, जिसकी रचना की फिरदौसी ने, तबकात नासिरी जिसकी रचना की मिनहाज उस सिराज, और तारीख फिरोज शाही जिसकी रचना की ज़ियाउद्दीन बरनी। तो इनके ग्रंथों से भी हमें प्राचीन भारत का इतिहास जानने को मिलता है। यूरोपियन यात्रियों में 13वीं शताब्दी में वेनिस इटली से आए यात्री थे मार्को पोलो। इनके द्वारा दक्षिण के पांड्य राज्य के विषय में जानकारी हमें मार्को पोलो के विवरण से मिलती है। अब पढ़ेंगे हम पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत मुख्यतः अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन और मूर्तिकला आते हैं। अभिलेख ये इतिहास निर्माण में सहायक पुरातात्विक सामग्रियों में अभिलेख जो हैं वो सबसे महत्वपूर्ण स्थान है उनका। ये अभिलेख अधिकांशतः स्तंभों, शिलाओं, ताम्रपत्रों, मुद्राओं, पात्रों, मूर्तियों और गुफाओं में खुदे मिलते हैं, जैसे अशोक के अभिलेख, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, शक रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, सातवाहन नरेश पुलवामी का नासिक गुहा लेख। ये कई बार कंपटीशन एग्जाम से पूछा गया है। हरिशेन द्वारा लिखित समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तंभ लेख, मालवा नरेश यशोधर्मन का मंदसौर अभिलेख, चालुक्य नरेश पुलकेशन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख, प्रतिहार नरेश भोज का ग्वालियर अभिलेख, और स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख और जूनागढ़ लेख, बंगाल का राजा है विजय सेन का देवपाड़ा अभिलेख, और यवन राजदूत यूनानी राजदूत हेलियोडोरस का बेसनगर विदिशा से प्राप्त गरुड़ स्तंभ लेख बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जिसमें द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में भागवत धर्म के विकसित होने के साक्ष्य मिलते हैं। किससे? बेसनगर का गरुड़ स्तंभ लेख से। मध्य प्रदेश के एरन से प्राप्त बराह प्रतिमा पर हूण शासक तोरमान के भी लेखों का विवरण मिलता है। मुद्राएं भी प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के मुख्य सोर्सेस में से है। मुद्राओं से हमें 206 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक के भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। जिन सिक्कों और मुद्राओं पर लेख नहीं होते थे, केवल चिन्ह मात्र होते थे, उन्हें आहत सिक्के कहा जाता था। उन्हें मार मार के चपटा किया जाता था, इसलिए उनको आहत सिक्के कहा जाता था। पंचमार्क कहा जाता था, उसमें 5 चिन्ह होते थे। सर्वप्रथम भारत में शासन करने वाले यूनानी शासकों के सिक्कों पर लेख और तिथियां उत्कीर्ण मिलती हैं। सर्वाधिक सिक्के जो हैं वो उत्तर मौर्य काल में मिलते हैं, जो मुख्यतः शीशे, पोटीन, तांबे, कांसे, चांदी और सोने के होते थे। कुषाणों के समय के सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जो थे वो प्रचलन में थे, पर सर्वाधिक जो सोने के सिक्के हैं वो गुप्त काल में जारी किए गए थे। समुद्रगुप्त के कुछ सिक्कों पर उस पर यूप बना हुआ है और कुछ पे उसको अश्वमेध यज्ञ करते हुए और कुछ पर समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है। मूर्तियाँ भी प्राचीन भारत के इतिहास को जानने का सोर्स है। प्राचीन काल में मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल से ही शुरू हो जाता है और कुषाणों, गुप्त शासकों और उत्तर गुप्त काल में निर्मित मूर्तियों के विकास में जनसामान्य की धार्मिक भावना का भी विशेष योगदान रहा है। तो कुषाणकालीन मूर्तियाँ विदेशी प्रभाव से ओतप्रोत हैं और वहीं पर गुप्तकालीन मूर्तियाँ जो है वो स्वाभाविकता से ओतप्रोत है। इसके अलावा भारहूत, बोध गया, सांची और अमरावती में भी मिली मूर्तियों में जन सामान्य के जीवन की अति सजीव हमें झांकी मिलती है। स्मारक और भवन। खुदाई में प्राप्त महत्वपूर्ण अवशेषों में एक तो हड़प्पा सभ्यता है और पाटलिपुत्र की खुदाई में चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो लकड़ी का एक राजप्रासाद यानी महल, उसके ध्वंसावशेष मिलते हैं। कौशाम्बी की खुदाई से महाराज उदयन के राजप्रसाद के अवशेष मिलते हैं। अंतरिजी खेड़ा में हमें खुदाई से लोहे के प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं और पांडिचेरी के अरिगमेडू में खुदाई से प्राप्त रोमन सिक्के, बर्तन आदि के अवशेष की जानकारी मिलती है। और उस समय के मंदिर निर्माण की प्रचलित शैलियों में उत्तर भारत में नागर शैली में मंदिर बनाए गए हैं, दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली और दक्षिणापथ में वैश्य शैली जो है वो नागर और द्रविड़ शैली का मिक्स है। और 8वीं शताब्दी में जावा में निर्मित बोरोबुदुर मंदिर जो कि बौद्ध धर्म की महायान शाखा के प्रचलित होने का प्रमाण देता है।
तो ये हमने पढ़ा प्राचीन भारतीय इतिहास के जानने के सोर्सेज कौन कौन से हैं। धर्म ग्रंथ, जो कि हमने पार्ट 1 में पढ़ा, और पार्ट 2 में हमने पढ़ा ऐतिहासिक और समसामयिक ग्रंथ, विदेशी यात्रियों के विवरण और पुरातात्विक साक्ष्य, जिनसे हम प्राचीन भारत का इतिहास जान सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।